Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. अच्छा, Good okay. evening, तो sir. good evening. Good evening. Okay. तो हम लोग कल मतलब लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कोई बताएगा? सर हम लैंड यूज पैटर्न इंडिया टॉपिक पढ़ रहे थे। लैंड रिसोर्सेज. ओके, जस्ट अ मिनट. Is this visible to all of you? Yes, sir. Yes sir. Okay. So, what was the last topic we were reading? Sir land use pattern in Land India. use pattern in India. Land use pattern in India. So, did we finish it, or like what? Yes, Yes, sir. It sir. was Finish my finished. dear. We completed it. All right. Fine. Yes, sir. So, the next point we are gonna start is with land degradation and concentration measures. ठीक है? The canine said I will read. पहले सबसे किसने पूछा था? पहले तो बताओ, बच्ची क्या नाम? Ganna. मोक्षिका. अच्छा, दूसरी चीज, जितने भी बच्चे हैं जो कैन आई करके पूछते हैं वो गलत है, ठीक है? मे आई से ही परमिशन पूछी जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है? इंग्लिश में बता रहा हूँ साथ ही. Yes, sir. ठीक है? कैन आई इज लाइक ऑब्वियसली यू कैन रीड, इट्स योर एबिलिटी, राइट? यू आर एबल टू रीड. मे, Sir, can is used in informal sense. हाँ, it will be you are seeking a permission to read, right? Yes, sir. That is why you must use may instead of can, because you are all literate people, you all can read, right? So we'll start with Mokshika and then we'll go ahead further. ठीक है? Okay, sir. Land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations too. 90% of our basic needs for food, shelter, and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. At present, there are about 130 million hectares of degraded land in India. Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area. 56% of it is water eroded area and the rest is affected by saline or alkaline deposits. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying have too contributed significantly in land degradation. Mining sites are abandoned after बेटा executing. बेटा बेटा रुक जा मोक्षिका, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं ना. एक बार पहले इसको क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Okay.
ओके, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। कौन बताएगा? चलो कोई है बच्चा ना, हमारे वाला चीता कोई? मनोज। सर जब मैं रीड कर रहा था मेरी बुक में कुछ लाइनिंग कम सर बीच में एट प्रेजेंट वाला कह रहा ही नहीं है। बेटा तेरे पीछे Yes, sir, साउंड मेरी बहुत आ रहा है, तेरी आवाज कम आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ सर जब मैं रीड कर रहा था मेरे बुक में एक पैरा ही नहीं है एट प्रेजेंट वाला, तो मैं उसे पढ़ ही नहीं पा रहा था। सर मेरी बुक में भी नहीं है। ओके, शायद तुम लोग का जो वो है एडिशन वो अलग है, ठीक है। तो कोई नहीं, तो इसमें से देख सकते थे जो सामने स्क्रीन पर होगा तुम्हारे। एनीवेज, पहले अर्नव ने बोला है, अर्नव से एक बार ट्राई करते हैं। अर्नव, Yes, sir. चलो एक बार बताओ बच्चा, क्या क्या लॉजिक है तुम्हारा? Yes, sir. सर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये जो टॉपिक है इससे लास्ट टू लास्ट टॉपिक में हमने पहले लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर ये हमें समझ आ गया था कि हमारे ह्यूमंस की डिपेंडेंसी जो है वो लैंड पे बहुत ही ज्यादा है। इवन यहाँ पे फिगर्स में भी लिखा हुआ है कि 95% जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, या फिर कोई भी और भी एक्टिविटीज हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब हमारे लैंड से ही जुड़ा हुआ है। और जो हमारी एक्टिविटीज हैं, हम केवल अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, और कई लोग केवल अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये भी हमने देखा था। तो लैंड भी एक ऐसा रिसोर्स है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और उसके डिग्रेडेशन वो डिग्रेड कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर रही है। क्वालिटी इन द सेंस कि उस लैंड का जो बेसिक टेरेन था, जितनी उसमें उपजाऊ क्षमता थी, जितना उसमें एग्रीकल्चर हो सकता था, वो सारी क्वालिटीज लैंड की डिग्रेड कर रही हैं, और इसी को हम लैंड डिग्रेडेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है कि जैसे इंडिया में एट प्रेजेंट 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है, वो लैंड वेस्ट लैंड के तौर पे मतलब पड़ा हुआ है, तो वो डिग्रेड हो चुका है, उसकी क्वालिटी पहले से कम हो चुकी है। और इसमें जो शेयर है वो इक्वल है, एक तो वाटर इरोडेड एरिया का, कि ओवर इरिगेशन हो जाती है कई जगह, या फिर बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण जो वाटर से इरोजन हो जाता है लैंड का, सॉइल का जो अपर वाला लेयर है वो इरोड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। इसमें फिर विंड इरोडेड एरिया, विंड से भी इरोजन होता है, कई जगह तूफान आ जाते हैं उसके कारण। सलाइन और अल्कलाइन लैंड, सलाइन और अल्कलाइन से बेसिक मीनिंग है कि जब लैंड के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स और बेसेस या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनसे जो केमिकल्स निकलते हैं, इनका उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो लैंड का एनपीके रेशियो जो 4:2:1 में रहना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसमें कई सारे बेसिक माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। प्लस जो लैंड का कल्टीवेशन का उसका प्रोसेस है, जो उसका वो है, वो क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। अच्छा, एक चीज हम लोग समझेंगे, देखो पता है क्या है, सॉरी मेरा थोड़ा एक्चुअली में 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। एनीवेज, देखो एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी सब बच्चों को, कि जो लैंड डिग्रेडेशन है या फिर उसके कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं या मेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबको दो चीजों पर फोकस करने के लिए बहुत ज्यादा बातें करते हैं। पहला, प्लांटेशन यानी एफॉरेस्टेशन, ठीक है, और दूसरा वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ठीक है। ये दो चीजें हमको अच्छे से ध्यान देनी है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो इन मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट लाइक ग्लोबली अगर मैं बात भी करूं तो भी हम लोगों को अगर खाने के लिए, am I audible to all of you ना? Yes, sir. Yes, sir, you're quite audible. ओके, सो क्योंकि मेरा थोड़ा कान बंद है तो नाक बंद है, तो मुझे आवाज गूंज रही है, मुझे लग रहा है पता नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ ठीक से। सो आई वाज सेइंग कि जो अपना ये अगर हम देखें ह्यूमन नीड की अगर हम बातें करें, तो अगर हम देखें कि हमें खाने के लिए कुछ चाहिए होता है तो वो हम कहाँ से लेते हैं? या तो पेड़ पौधों से, राइट, या फिर पेड़ पौधों में रहने वाले जानवरों से। Yes, sir. राइट, पहला। दूसरा,
अगर हम एनिमल भी खा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मीट भी खाते हैं, तो भी हम पहली बात तो कच्चा मीट तो खाते हैं नहीं, वी कुक इट, वी फ्राई इट, है ना। तो उसमें भी हम लोग को एनर्जी Yes, sir. चाहिए, ईंधन चाहिए लकड़ी का या फिर कुछ और चाहिए, प्लस मसाले सब्जियां डालते हैं हम लोग, ठीक है, एक वो चीज हो गया। इन केस अगर हम वो भी नहीं देखते हैं, तो जो एनिमल हम खा रहे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ खाता ही है, राइट। मान लीजिए Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बकरा खाते हैं, तो बकरा भी तो पेड़ पत्ते खाता है ना, अदरवाइज इट विल नॉट ग्रो Yes. दैट मच बिगर, Yes, sir. राइट। फूड चेन भी पूरी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो फूड का तो हमको उसकी जरूरत है। दूसरा शेल्टर, हम रहेंगे कहाँ। अगर अगर हम घर देखें तो घर बनाने में जो आज जिन कॉलोनीज में हम रहते हैं, वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि 70 to 80% ग्रीनरी एरिया होना चाहिए। अगर आप में से कोई सोसाइटीज में रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक IRDA शायद वो है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अथॉरिटी जो है, वो जो है वो ये कहता है कि 80% तक मिनिमम जो एरिया है वो ग्रीन होना चाहिए आपका, और ओपन होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में, अब नहीं बनने वाली। तीसरा, क्लोथिंग के लिए अभी हमें अगर हम देखें तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कोई बता सकता है? सर ब्लैक सॉइल। The सब black प्लांट soil. से ग्रो करके सब तो plants. प्लांट जो से प्लांट्स मिलता होते है। हैं वो सॉइल में लगते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं दो चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एफॉरेस्टेशन और वाटर, ठीक है। 95% ऑफ आवर नेसेसिटी डज रिवॉल्व अराउंड दीज टू थिंग्स, ठीक है। अब बेसिकली लॉजिक क्या है कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन ही नहीं किया है, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि जो नेचुरल फोर्स है ना, किसी भी चीज का जो डैमेज का या फिर उसके खत्म होने का या बढ़ने का या कम होने का या ज्यादा होने का, उसी को पूरा एग्रीवेटेड कर दिया है, पूरा मतलब पूरी तरह से बेकार कर दिया है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि हम लोगों ने इतनी ज्यादा स्पीड से डिफॉरेस्टेशन किया है या फिर केमिकल का यूज किया है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और लैंड जो रिसोर्स है हमारा, उसका जो बैलेंस है उसके अंदर न्यूट्रिशन का या फिर विटामिन का या फिर जो भी चीजों का होना चाहिए, वो पूरा एकदम गड़बड़ा गया है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो 130 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यानी उसका 28% से आसपास एरिया जो है वो फॉरेस्ट का डिग्रेडेड। एक्सक्यूज मी सर। Yes, हाँ sir. सर डिग्रेडेड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेडेड का मतलब ये है कि फॉरेस्ट तो मतलब वो फॉरेस्ट की ज़मीन थी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब वहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब हाँ ऐसे है ना इसका मतलब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर हाँ, सर ये तो सर पैराग्राफ मेरी बुक में है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये सामने जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें से पढ़ लो। और सर डिग्रेडेड का मतलब जैसे अगर वो फॉरेस्ट का है लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी और अब वहाँ कोई भी ट्री नहीं बचा, तो हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए इन्होंने डिग्रेडेड मतलब लैंड बोला है कि वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, नहीं या नहीं फिर नहीं वहाँ नहीं, इन्होंने बोला है कि वहां पर हम लोगों ने और कुछ काम किया, प्लांटेशन की जगह और चीजें की हैं, इसलिए उस अच्छा पर डिग्रेडेशन। अच्छा ठीक है। नाउ 56% ऑफ इट इज वाटर एरोडेड एरिया, जहां पानी ने उसको तबाही से खराब कर दिया है, ठीक है। बाकी का जो है वो सेलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से बेकार हो गया। सेलाइन और एल्कलाइन समझते हैं ना, सेलाइन मतलब जहां नमक ज्यादा होता है। तो ये सर मतलब सॉल्ट वो Yes, sir. Salty water. डिपॉजिट्स। तो वो मिट्टी अच्छी नहीं रही, मतलब ग्रोइंग के लिए अच्छी नहीं रही। बिल्कुल। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि इंडिया में किस स्टेट में एक सेलाइन वाटर लेक है? सर उड़ीसा। सर उड़ीसा। Sir, Odisha. चिल्ली का चिल्का, वेरी गुड। अच्छा, कोई बता सकता है कि नॉर्थन इंडिया में एक ऐसी लेक है जो कि, कैसे राजस्थान। वेरी गुड, किस किस सिटी सांभर के लेक। पास है? सर सांबर लेक। सांबर लेक, वेरी गुड। ये बच्चों जयपुर के पास एक जगह है सांबर, ठीक है।
Yes. जयपुर Yes, से sir. हार्डली आधा एक घंटा लगता है मैक्सिमम. इट्स वेरी क्लोज टू इट. ये भी सॉल्टी है. हाँ ये सॉल्टी जी है. आई हैव माई सेल्फ गॉन देयर. मैंने वो देखी है झील. वो पूरा एरिया वहां पर थोड़ा सा कहना चाहिए मॉइस्चर लेस है. बहुत ज्यादा वहां पर कमी है मॉइस्चर की. और एक अजीब सा नमक की फीलिंग आती रहती है आपको. आपके खाने में भी आपको हर समय एक्स्ट्रा नमक लगेगा. वहां पर हवा में नमक आ गया है. Yes, आप sir. चलेंगे तो आपके चेहरे पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको नमक नमक ज्यादा लग रहा है थोड़ा थोड़ा. ठीक है. वहां का पानी भी थोड़ा नमकीन ही है. इनफैक्ट मैं एक बार वहां भी गया था और एक बार मैं गया था ये गुजरात में जहां पर नमक बनता है ना दांडी वाले एरियाज की तरफ. Yes, sir. जहां व्हाइट डेजर्ट है. रन ऑफ कच्छ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो वहां भी मैं एक बार गया था. तो वो काफी ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ भी आपको पानी में ग्रो भी नहीं करेगा. मतलब नॉर्मली आप जो चीजें देखते हैं जैसे पानी अगर आपने अपने घर में एक्वेरियम लगा रखा है. कोई किसी के घर में है ना एक्वेरियम आप लोग के? यस सर. यस सर. तो आप Yes, लोग sir. क्या करते होगे नॉर्मल वाटर को उठा के उसको चेंज करते रहते होगे ताकि वो जो है फ्रेश वाटर में मछलियां जो है सरवाइव कर सके. है ना. पर वहां पर ऐसा हो नहीं सकता. वहां पर वो वाटर जो नेचुरल वाटर वहां पर मिल रहा है इट इज वेरी सलाइन. उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी है नमक की. और वो लोग उस पानी को यूज नहीं कर सकते हैं नॉर्मल पानी से मछलियों को पालने के लिए. समझे? तो उस लेक Yes, में sir. मछली, हम्म. तो उन सब लेक्स में मछली होंगी कोई ना. ना बिल्कुल नहीं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, or quarrying too have contributed significantly in land degradation. Obviously, land को अगर उसका हम ठीक से उसको ध्यान नहीं रखेंगे, उसको बहुत ज्यादा डिफॉरेस्ट करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स मिलाएंगे या फिर ओवरग्रेजिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो लैंड की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी और लैंड डिग्रेड हो जाएगी. ठीक है. Yes, sir. ये देखो वेस्टलैंड्स की अगर हम बात करें 2000 में, ये एक सामने आपके फिगर है. इसका 56% जो एरिया है वाटर एरोडेड एरिया है. फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, फिर सलाइन और विंड एरोडेड एरिया. मतलब सलाइन थोड़ा कम है. सर डिग्रेडेड का मतलब क्लियर नहीं हो रहा. मतलब फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया जो फॉरेस्ट की वजह से खराब हो गया. मतलब देखो मैं बताता हूँ तो देखो तुम लोग ध्यान से सुनोगे. ठीक है. टोटल लैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, उसका ये जो आपके सामने फिगर है इतना परसेंट पार्ट जो है वो डिग्रेडेड है. क्यों डिग्रेडेड है? 28% उसका फॉरेस्ट की वजह से डिग्रेडेड है. मतलब वहां पर ऐसे एरियाज है जहां पर फॉरेस्ट है और उसको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लैंड को तो हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है. बी इट वहां पर फॉरेस्ट है और वहां पर फॉरेस्ट काट करके वहां पर कुछ और बना दिया गया. मतलब वो इट इज नॉट इन यूज फॉर प्लांटेशन पर्पस. ठीक है. ये है सिर्फ. ओके. चल आगे पढ़ो इसको. Okay, sir. Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. In the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over-irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. The mineral processing like
grinding of limestone for cement industry, and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. आगे भी पढ़ूं सर? एक पैरा और रह रहा है, फिर खत्म हो जाएगा ये। पढ़ दे बाबू, ये भी पढ़ दे। There are many ways to solve the problems of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Planting of shelter belts of plants, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation. Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. सर हो गया। अच्छा, अब इसको कौन बताएगा? कोई बच्चा है? मानस, चलो मानस पहले ट्राई करेगा एक बार, फिर देखते हैं। यस सर। सर ये एक कॉन्टिन्यूएशन है जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। ये हमें कुछ और रीजंस के बारे में बताता है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए हैं। तो सर इसमें से हमें फर्स्ट रीजन जो मिलता है सर, जब हम माइनिंग करते हैं तो सर माइनिंग करने के बाद यहाँ मतलब जब माइनिंग होती है तो उस टाइम पे बहुत सारे सर गड्ढे खोदने पड़ते हैं, और उस गड्ढे से सर उसके बाद ये लोग माइनिंग करके चले जाते हैं तो डीप स्कार्स और मतलब जो ट्रेसेस हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, जिससे लैंड डिग्रेड होता है। और सर ये कॉमन है कुछ स्टेट्स में जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और और यहाँ पे माइनिंग के चलते डिफॉरेस्टेशन भी हुए जहाँ पे पेड़ों को काटा गया। सर कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में सर ओवर ग्रेजिंग की वजह से मतलब सर मतलब कैटल को फीड करने के चक्कर में और बाकी एनिमल्स को फीड करने के लिए करने की वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। और सर कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहाँ पे एलुवियल सॉइल है और जहाँ पे मतलब जो सॉइल काफ़ी फर्टाइल है और जो वहाँ पे ओवर इरिगेशन के कारण जो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, और वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है तो इस वजह से वहाँ की सैलिनिटी और एल्केलिनिटी भी जो सॉइल की है वो काफ़ी बढ़ गई है। और सर कुछ रीजन्स जहाँ पे हम सीमेंट बनाते हैं या फिर लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है उन जगह पर भी उन इंडस्ट्रीज से सैंड आके उसके नियर बाय प्लेसेस में आके नीचे एक्यूमुलेट होने लगती है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में भी होने लगती है, जिससे भी लैंड की क्वालिटी खराब होती है सर। और सर ये इस प्रोसेस से जो वाटर का नेचुरल इनफिल्ट्रेशन होता है वो प्रोसेस भी नहीं हो पाता। ये भी सर वन ऑफ द रीजंस है क्यों लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। और सर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें कुछ मतलब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कुछ मतलब वेज बताए हुए हैं, और इनमें से कुछ हैं जैसे हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब हम जो पेड़ हमने काटे उनको हम वापस लगा सकते हैं। हम शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट कर सकते हैं, मतलब हम एक ही लाइन में ट्रीज लगा सकते हैं जिससे ये चीज़ें ना हो। और हम जो ओवर ग्रेजिंग है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि एक ही जगह पे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग ना हो। हम सैंड ड्यून्स को एक जगह पे स्थिर कर सकते हैं, वहाँ पे थॉर्नी बुशेस लगा के, और हम ऐसे भी कर सकते हैं सर। और हम जो भी माइनिंग एक्टिविटीज है उनमें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जो ये लोग लैंड को ऐसे ही छोड़ाते हैं उसको हम लैंड को वापस ठीक कर सकते हैं। और जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम प्रॉपर तरीके से अगर हम उसको ट्रीट करें और उसके बाद हम उसको डंप करें तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत इजी है ये तो, या किसी को कोई इशू है पैराग्राफ में? नो सर। आगे बढ़ेंगे। चलिए, नाउ सॉइल एज अ रिसोर्स। सर एक चीज पूछनी सर एक सेकंड, मोक्ष कुछ पूछ रही है फिर। सर कैलकाइट क्या होता है? कहाँ पढ़ लिया बेटा तुमने? सिरेमिक इंडस्ट्री, हाँ यही है, नहीं इससे पहले
Cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of energy. पैराग्राफ नंबर और लाइन नंबर। फाइलिंग के लिए ना? हाँ ये रहा सर सबसे टेल्स बनाने में ऊपर काम आ जाने। एक एक करके बोला यार, तुम लोग का वॉइस एक दूसरे से वो करता है। सिर्फ फर्स्ट पैरा में थर्ड लाइन, मतलब इस वाली लाइन में फर्स्ट पैरा में थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड। अच्छा ओके, सिरेमिक इंडस्ट्री वाला ना। कैलकाइट लिखा है सर, ये क्या होता है? अरे बेटा बेसिकली ये कैल्शियम होता है ना, उसी का ये एक आइसोमर है शायद। एग्जैक्टली इसको हिंदी में क्या बोलते थे तो मेरे को भी नहीं पता। सर कैल्शियम कार्बोनेट होता है शायद। हाँ होता तो वही है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उसका बेसिकली कुछ हिंदी में कोई चूना, और नाम बोलता है क्या? चूना होता है। ये कैल्साइट है बेसिकली, ठीक है। ठीक है। और सर यहाँ एक लाइन थी, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अच्छा लैंड ओके, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक कलरलेस मिनरल है, एक तरीके से पाउडर टाइप, ठीक है। वही चूना जैसा समझो। ओके सर। और सर एक लाइन लिखी थी, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाता है या हाँ फिर दिखाओ, मुझे बताओ कहाँ पर है एग्जैक्टली, मैं बता देता हूँ तुमको। जो इससे नीचे, मतलब इससे पहले वाले पैरा में लास्ट लाइन। Okay. Over irrigation is responsible for land degradation due to water lodging, leading to increase in salinity एंड alkalinity in the soil. अच्छा, बेसिकली ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ओवर इरिगेशन क्या है? जब आप ज्यादा इरिगेट कर दोगे, यानी ज्यादा सिंचाई कर दोगे, आप ज्यादा पानी दे दोगे लैंड को, जरूरत से ज्यादा पानी आ जाएगा, तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉज करने लगता है, एक जगह पानी भर जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वहां पर सैलिनिटी और एल्कलिनिटी वहां पर ज्यादा सॉइल में बढ़ जाती है, इस वजह से वो लैंड डिग्रेडेड कर जाती है, ठीक है। ओके। कृष्णा पढ़ सेल एज अ रिसोर्स पे। Yes, sir. Soil is a resource. Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and support different types of living organisms on. सर नीचे कर दीजिए. The earth soil is a living system. It takes millions of years to form soil, up to few centimeter in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other form of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature, such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activity of decomposers, etc., contribute to formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil are also consist of organic, humus and inorganic materials. से आगे पढ़ो. हाँ ये लाइन और ये पैराग्राफ और पढ़ते, छोटा सा ही है। Classification of soils. India has varied relief features, landforms, climatic realms, and vegetation types. These have contributed in development of various types of soils. नारायण, Yes, sir. चलो एक बार एक्सप्लेन करके बताओ क्या लिखा है। यस सर। सर हमने पहले पढ़ा था कि हमने पहले लैंड को रिसोर्स की तरह जाना कि वो हमारे मतलब सर लाइफ में किस तरह उसका रोल है। अब सर हम सॉइल पे आ रहे हैं, तो सॉइल भी सर हम ह्यूमन यूज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स आता है। इसको सर हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी कह सकते हैं।
ये इसी में सर हमें ये पता ही है कि जो सॉइल होता है उसी में हम पौधे भी उगाते हैं सर, या फिर ट्रीज कह सकते हैं हम, और उसी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ट्रीज पे ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, ज्यादातर सर सभी करते हैं वैसे तो। सॉइल भी एक लिविंग सिस्टम है, और जिसे बहुत सर लाखों साल लग जाते हैं बनने के लिए, क्योंकि सर ये पत्थर के टूटने से, जिसको हम शायद से वेदरिंग, सर वेदरिंग के प्रोसेस से जो सॉइल बनता है सर, पत्थर टूट टूट के, इसलिए इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और पेरेंट रॉक या बेड रॉक, सर पेरेंट रॉक, बेड रॉक, या फिर क्लाइमेट, वेजिटेशन और लाइफ के भी बहुत सारे फॉर्म, जैसे लाइफ, जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत मदद करते हैं। और सर नेचर के भी बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे टेम्परेचर, एक्शंस, और मतलब सर रनिंग वाटर, टेम्परेचर और विंड, ग्लेशियर्स, इन सब, ये सब भी सर बहुत हेल्प करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है। अच्छा, एक जो चीज है वो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। बेसिकली क्या है सॉइल, अगर हम देखें तो एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, जिसको हम रिन्यूएबल इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बहुत समय तक है हमारे पास, बहुत समय तक चलता रहेगा, राइट। लेकिन साथ के साथ एक प्रॉब्लम और है इसमें भी कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू डेवलप, राइट। अगर हम देखें इस फिगर को जो यहाँ पर बनी हुई है, तो इसकी अपर सॉइल अगर हम देखें लेयर जो है वो कितनी छोटी है, उसके बाद फिर आते हैं सब सॉइल या वेदर्ड रॉक्स या फिर स्लिट क्ले, ठीक है। उसके बाद आता है सबस्ट्रोनम कम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, या फिर आता है लास्ट में ये अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक है, ठीक है। बेसिकली ये सब दिखाने का लॉजिक आपका सिर्फ इतना ही है कि कैसे ये सॉइल बनी है और इसे हम क्यों रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, राइट। एक चीज इसमें हमको ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हमें यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कुछ ही सेंटीमीटर की डेप्थ के साथ अगर सॉइल को बनने में, तो इस पूरे उसको कितना समय लगेगा अगर कोई चीज खराब होती है या चीज बनती है। ये लैंड डिग्रेडेशन को समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम लैंड इसी तरह से यूज करते रहे और डिग्रेड करते रहे तो कहीं ना कहीं लाखों साल तक हमारे पास रहने के लिए कोई जमीन ही नहीं बचेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, रिलीफ हो गया या फिर पेरेंट रॉक हो गया या बेड रॉक हो गया, फिर क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली ये सब चीजें जो हैं वो मिल करके सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। यानी मौसम कैसा है वहां पर, जमीन कैसी है वहां की, वो एरिया कैसा है, रॉक सिचुएशन कैसी है, वेजिटेशन वहां पर कैसा होता है, लोग रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट है, ठीक है, एनिमल्स रह रहे हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां पर कोई सॉइल कैसे डेवलप करेगी, राइट। या वहां का टेम्परेचर कितना है, एक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर यहाँ का जो कैसा है, वो एक्शंस उसके कैसे हैं, वहां पर जो पानी बहता है कैसे वाटर्स हैं वहां पर, ठीक है। विंड है वहां पर तो क्या स्थिति है, विंड की इतनी स्पीड कैसी है, ग्लेशियर्स हैं तो वहां पर उनके ग्लेशियर की स्पीड क्या है पिघलने की, या कैसे भी मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो भी, ठीक है। डिकम्पोजर्स की जो एक्टिविटीज है वहां पर वो क्या स्थिति है उनकी, ये सब चीजें भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में काम आती है, ठीक है। ऑब्वियसली केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी काम करेंगे इसमें कि कैसे सॉइल है वो डेवलप करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। और सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑब्वियसली सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, तभी तो उसमें पेड़ पौधे लग पाते हैं, राइट। यस सर, ह्यूमस की प्रेजेंस से वो उसको और फर्टाइल बनाता है। On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified into different types. अगर हम इंडिया की सॉइल के बारे में बात करें तो वो कई तरह से इन चीजों के बेसिस पर, यानी उसके कलर पर, उसके फॉर्मेशन पर, उसके थिकनेस पर, उसके टेक्सचर पर, उसकी एज पर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर
उसको इंडिया में कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से आप अधिकतर को जानते होंगे, राइट। बस उनके बारे में Yes, बात sir. करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है, हम जानते हैं इसके बारे में, फिर भी एक बार थोड़ा फटाफट से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसने नहीं पढ़ा है पिछले कई दिनों से, या फिर आज तक पढ़ा ही नहीं है जिसने? एक सर बार ऋषभ ने नहीं पढ़ा। ऋषभ नहीं पढ़ा बेटा? नो सर। चलो तो पढ़ लो फिर आज। सर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ बेटा, अभी तो क्लियर है। सर ओके सर। आपकी आवाज सर थोड़ी आपकी echo वॉइस कर रही है। हो सर रही है। आपकी वॉइस एको हो रही है। मेरी वॉइस इसलिए एको हो रही है बाबू की मैं जिस रूम में हूँ मैं आइसोलेटेड हूँ, और मैं जिस रूम में हूँ वो रूम जो है थोड़ा सा मतलब उसमें सामान बहुत कम है, एक बेड है बस खाली, तो साउंड थोड़ा गूंज रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो सकता है। एको इसलिए कर रहा है यस सर, बहुत echo कर रहा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आइसोलेटेड हूँ ना, तो यहाँ पर रूम में इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, मतलब सामान होता नहीं है ना कमरे में, तो कमरा खाली गूंजता है ना, यस सर। तो वही है। सर आपके मतलब आप कोरोना पॉजिटिव है? नहीं, मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ बेटा, लेकिन मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है और हल्का सा फीवर हो गया था मुझे, तो मैंने ऑलरेडी खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि मुझे इतना फीवर भी नहीं है और इतना बुखार भी नहीं है और इतना प्रॉब्लम भी नहीं है कि मुझे लगे कि मैं कोरोना हूँ है, और इनफैक्ट मुझे एक बार कोरोना सितंबर में हो चुका था। तो 3 वेरिएंट्स है ना इंडिया में। आई अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे लगता नहीं कि मुझे कोरोना है, क्योंकि पता रहता है ना इंसान को खुद की बॉडी का। मुझे Yes, लगता है sir. खाली वायरल है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने थोड़ा लापरवाही कर दी, थोड़ा ठंडा पानी पी लिया और उस वजह से थोड़ा सा इश्यू हो गया। ठंडा पानी क्या मतलब देखा जाए बेसिकली आई डोंट यूजुअली टेक इट, बट मैंने उस दिन थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, थोड़ी सी क्या थोड़ी ज्यादा सी पी ली थी, और गर्म चीज के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, उस वजह से हुआ है। बट उसके लिए फिर भी मैंने जानबूझ के अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लिया है कि भाई एटलीस्ट। सर शुरू करूँ? टाइफाइड भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, पर मुझे बताइए कुछ नहीं है, वायरल है हल्का सा, और ये कल तक ठीक हो जाए, कल या परसों तक ठीक हो जाएगा। सर आप माइक को अपने मुंह के थोड़ा पास रख के बोलो, फिर नहीं होगी एको। I really don't have a mic here. I'm just teaching you from the laptop mic only. Anyways, I'll try to speak as closer to the phone, this laptop. सर स्टार्ट करूँ? तुम्हारा ऋषभ। Yes sir. Alluvial soils. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems: the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. These soils are extended in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari and Krishna, and the Kaveri rivers. The alluvial soil consists of various proportions of land, silt, and clay. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Dwars, Kos, and Terai. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their alluvial soils can be classified as old alluvial Bangar and new alluvial Khadar. The Bangar soil has higher concentration of Hanker nodules than the Khadar. It has more fine particles and is more fertile than the Bangar. सर आगे बढ़ू? हाँ, ये पूरा कर दे, लेवल सर पूरा कर दे। Alluvial soils as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash,
phosphoric acid and lime, which are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. कौन बच्चा बताएगा? कोई है? समय आए जैद? सर अर्नब। Yes, sir. अच्छा अर्नब, नहीं जैद की तरफ से तो वॉल्यूम आ रहा था इसलिए बंद करा। Yes, sir. जैद रुक जा, अभी अर्नब बताएगा। चलो अर्नब बता बेटा। यस सर। सर एलुवियल सॉइल जो है ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, और एलुवियल सॉइल बेसिकली वो सॉइल का एरिया है जहाँ पर सिल्ट और क्ले का थोड़ा सा ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। एक्चुअली सर जो एलुवियल सॉइल पूरा ये रिवर्स का डिपोजिशन से ही बना है, क्योंकि जब हिमालयाज क्रिएट हुए थे तो उस कारण से यहाँ पे डिप्रेशन बन गया था, तो रिवर्स के डिपोजिशन ने इसे भरा है। जो मेन 3 रिवर्स जिन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स में कंसीडर करते हैं वो आती है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस जो है वो पंजाब साइड में हम लोग कंसीडर करते हैं, गंगा जो मेन नॉर्दर्न। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। बाकी लोग शांत रहे। एक बार हाँ रुक जाओ। अर्नब बेटा तेरा थोड़ा सा साउंड बहुत तेरा भी वो आपकी माइक सर आपका माइक ऑनेस्टली अर्नब आप तुम दोबारा से पढ़ो, ठीक है? यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि एलुवियल सॉइल जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इसका जो बेसिकली क्रिएशन हुआ था वो हमने तब पढ़ा था जब जैसे हिमालयाज फॉर्म हुए थे, तो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बन गया था उनके साउथ में, और इस डिप्रेशन को ग्रेजुअली रिवर्स ने जो हिमालय से फ्लो होकर आ रही थी ग्लेशियर से, उन रिवर्स ने अपने साथ लाए हुए डिपोजिशन से, सिल्ट से, क्ले से इस पूरे डिप्रेशन को फिल किया था, और यही आज हम एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको। एलुवियल सॉइल में बेसिक डिपोजिशन अगर हम देखें तो वो आता है इंडस से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र से। इंडस वाला एरिया पंजाब साइड, गंगा वाला एरिया जो यूपी बिहार ये वाला रीजन है, और ब्रह्मपुत्र को हम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में वहां पे भी एकदम अगर देखें तो असम में हम कह सकते हैं वो केवल वो वाला रीजन है। उसके बाद फिर ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसका थोड़ा सा ट्रेस जो है राजस्थान और गुजरात में भी है, और अगर हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में जो हमारे पास डेल्टाज हैं कई सारे, वो हमारे उस साइड पे बे ऑफ बंगाल के साइड पे डेल्टाज जो महानदी के गोदावरी के बनते हैं, वहां पे भी इस एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन देखा गया है। फिर इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से की गई है। एक तो ये है कि सॉइल के पार्टिकल्स का साइज कितना होगा, तो इस पे मेरे ख्याल से 2 क्लासिफिकेशन है, एक है भाबर और एक है बेसिकली तेराई। भाबर वो रीजन है जो कि ऊपर से मतलब जहाँ से मेन स्ट्रीम फ्लो होके आ रहा है, और वहां पे जो सबसे पहले वो कुछ रॉक्स को एनकाउंटर करता है, तो वहां पे थोड़े बिग पीसेज हैं सॉइल के, जिसकी वजह से रिवर का पेस कम हो जाता है, प्लस रिवर डिसअपियर सी हो जाती है। सेकंड रीजन जो तेराई रीजन है, वहां पे रिवर फिर से रीअपियर हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो पेबल्स का या जो साइज हम कहें वो बहुत छोटा हो जाता है सॉइल के साथ के ग्रेन्स का, तो इसकी वजह से वहाँ पे रिवर रीअपियर जैसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे द्वार्स और चूज भी हैं। द्वार्स जो है बेसिकली दुन्स होते हैं, जैसे कोटली दुन, पाटली दुन, देहरादून। इसके बाद फिर हमारे पास एज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जिसमें आता है भांगड़ और खादर। भांगड़ वो एरिया है जो कि हमारा ओल्ड एलुवियल है और जो कि फ्लड प्लेन्स के ऊपर है। इस एरिया में ये उतना फर्टाइल नहीं है खादर से, और इस एरिया में कैल्केरियस डिपॉजिट्स यानी कंकर जो हम कहते हैं कंकर पत्थर वो ज्यादा है। बाकी जो सेकंड रीजन है वो है खादर, ये एलुवियल डिपॉजिट इसमें ज्यादा मतलब इसका ये हम न्यू एलुवियल कह सकते हैं, और ये न्यूली क्रिएटेड है, ये फ्लड प्लेन्स में सिचुएटेड है, प्लस कैल्केरियस डिपॉजिट्स भी लेस है, तो इसलिए ये ज्यादा फर्टाइल हम इसको कह सकते हैं। अब एलुवियल सॉइल्स जो है फर्टाइल इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें ये इसका एज अ होल अगर देखें तो फर्टाइल है, और इसमें कई सारे एडिक्वेट प्रोपोर्शन यानी कि एकदम फिक्स्ड
जो प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड है किसी भी क्रॉप को नरिश करने के लिए, उस प्रोपोर्शन में यहाँ पे मिनरल्स, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम या फिर कई सारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसकी वजह से कई सारे जो मेन क्रॉप्स है, जैसे पैडी आ जाता है, वीट, सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, ये सब हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रो होते हुए दिखते हैं। और इसी की वजह से एक ये मेन रीजन है कि एलुवियल सॉइल वाला जो एरिया है, यानी जो मेनली नॉर्दर्न प्लेन है, वो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सोर्स है आपके पास, पहली बात तो इनकम का, प्लस वहाँ पे आपको फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी फूड ग्रेनरीज क्रॉप्स हैं वो सब बेसिक रीजन यही पे आ जाता है। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी आई फॉरगॉट। कोई कुछ और भी बताना चाहेगा? किसी को लगता है ऋषभ ने कुछ एक आध चीज मिस कर दी? हालांकि बहुत अच्छे से समझाया है, बट एक चीज थोड़ी सी मिस कर दी है। सर पेडमाउंट प्लेन। कोई सर है? पेडमाउंट प्लेन मिस करा ना? सर अपर रीचेस। सर दुआर्स और चाउस, ये जो वर्ड लिखे हैं दो, इनका मतलब बता दीजिए। हाँ, वही नहीं बताया, उसी के लिए पूछ रहा था। दुआर्स तो बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, ये क्या है, ये एक तरीके के ये फ्लड प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये मतलब जैसे जहां पर हिमालय खत्म होता है ना, वहां पर इंडिया में जैसे भूटान वाला जो इलाका है, जहां पर ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है, वहां पर आपको दुआर्स जैसी मिट्टी मिलेगी, ठीक है। तराई वो एरिया है जहां पर जैसे बोलते हैं ना, जो बेसिकली ये एक तरीके से बेल्ट्स हैं जो मार्शी लैंड बनाते हैं। ये भी माउंटेन के नीचे वाला इलाका है, लेकिन ये जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है, वहां वाला एरिया तराई कहलाता है। और जो ये चौस है, ये बेसिकली क्या है, ये इसका मतलब बेसिकली ये वही है कि जो ये एक्चुअल में इस टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है, जिसमें जो कि जो असम वाला भूटान वाला इलाका है उस तरफ, और तेराई है, उन दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है, वहां पर ये सॉइल पाया जाता है। बेसिकली है ये तीनों टाइप्स ही सॉइल वाले एरियाज के। सर चाउस वाले का क्या बताया आपने? जहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया मिलता है और जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मिलता है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है, वहां पर चौस ये है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक हो गई। ठीक है, कोई नहीं। दुआर्स हो गया नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया जो है, भूटान के फ्लड प्लेन। आसपास वाला बेल्ट, वहां पर। तराई हो गया यूपी और उत्तराखंड के नीचे वाला एरिया, वो हो गया तराई। और इन दोनों के बीच का जो इलाका है वो हो गया चौस। ओके, मतलब ये तीनों फर्टाइल प्लेन्स हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। एक चीज और याद रखेंगे कि अच्छा, आप लोगों में से किसी ने तेराई का नाम पहले भी पढ़ा है? यस सर, सबने पढ़ा। यस सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि सब हम उस एरिया में रहते ही हैं जहां पर तेराई का एरिया कहलाता है वो, राइट। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले इलाके में रहते हैं, अगर आप कभी मेरठ या मुजफ्फरनगर या फिर आप हरिद्वार वाली बेल्ट पे निकल करके और मुरादाबाद वाले बेल्ट से होते हुए और इधर की तरफ क्या नाम है आपका, बरेली, मुरादाबाद, और इस तरफ गए हैं लखीमपुर खीरी, और बिहार की तरफ चले गए हैं, अगर आप इस रूट पे गए हैं, तो ये रूट आपने अगर कभी भी ट्रेवल किया है, तो ये पूरा रूट तेराई वाला इलाका कहलाता है। कोई गया है कभी इनमें से किसी जगह पर? Yes, sir. यस सर। सर यहाँ पे वो किला भी है ना जो जला दिया था? कौन सा किला जो जला दिया था बेटा? सर वो लाक्षागृह।
लाशन है? हाँ है। अच्छा, वो मथुरा वाली, वो सॉरी मेरठ वाली साइड में। हाँ, हस्तिनापुर, हाँ बेटा उधर है। सर महाभारत वाला। ओके। सर यहाँ पे पिडमोंट प्लेन्स का मतलब क्या है? कहाँ पे बेटा? सर इसी के ऊपर लिखा है सर, द्वार चोल एंड तेरे के सर ऊपर लिखा हुआ है अच्छा, पिडमोंट प्लेन। वही पेडमोंट प्लेस, मतलब जो जिन एरियाज में हम रहते हैं उस एरिया में। यस सर, दो माउंटेन के बीच में जो प्लेन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा था, आप में से किसने ये वर्ड और सुना है, गंगा की खादर सुना या जमुना की खादर? किसने सुना है? सुना सुना है, है। सुना है। सर, छोटी स्ट्रीम होती है एक। ये, हाँ, ये वाटर स्ट्रीम है, रिवर की स्ट्रीम होती है, बिल्कुल सही बात है। और उसके साइड में जितनी भी जमीन होती है वो उसकी वो खादर कहलाती खादर है। होती है, हाँ सर। खादर होता है, yes। उसमें नहाते भी हैं लोग बाग। हाँ, वो बेसिकली एलुवियल सॉइल ही है, खादर जिसको हम बोलते हैं। बस वो न्यू एलुवियल है, और उसमें एक अच्छी चीज होती है कि उसमें जो स्टोन साइज है वो बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से, यानी कंकड़ जो होते हैं, सर ऐसा आप जो कंकड़ पढ़ रहे हैं ना, इसमें कंकेर जो लिखा हुआ है, वो बेसिकली कंकेर, वो कंकड़ है, जो पत्थर होते हैं ना छोटे वाले, वो। यस सर। सर ऐसा ऐसे लगता है के जैसे लिए बीच की सैंड होती है ना। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर आपने जितने भी ये हैं तरबूजा और ये मेलन्स जितने भी हैं ना, तरबूज खरबूज और ये जितने भी हैं, वो इस एरिया में बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। खीरा हो गया, मतलब ये जो फैमिली है, वो पूरा आपको इस एरिया में मिलेगा। ठीक है। आपको यहाँ पर लौकी अच्छे से मिलेगी, बॉटल गॉर्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको बिटर गॉर्ड अच्छे से मिलेगा, करेला जिसको बोलते हैं। तोरई, किसने नाम सुना है? तोरई या तरोई एक वर्ड होता है। तोरी। यस सर, सब्जी तो हम होती है। लोग खाते हैं, आप लोग कम खाते हैं उसको, बच्चे लोग, क्योंकि टेस्ट में सर उतनी अब अच्छी नहीं होती। हाँ सर, सर अच्छी अभी भी खाते कम। हैं, खाते हैं लेकिन सर। ये ऐसी बात बहुत है। अच्छी, ये एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी खादर वाली जमीन पर जितनी भी चीजें होंगी, आप अगर उनको खाएंगे, खासतौर से ग्रीन चीजें, आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सर मेरा सॉइल जो है वो फेवरेट प्रोटीन ग्रीन ही है। करता है। हाँ, सर मेरे को वेजिटेबल से ग्रीन पसंद। वेरी गुड बेटा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो ब्लैक सॉइल कौन पढ़ के बताएगा, जरा मेरे को बताओ। दिस इज द लास्ट वन। आज हम लोग थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट मोर ऑफ माय थॉट अ लॉट। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट सर मैं पैराग्राफ, भी विल कीप इट इन अ शॉर्ट। ओके सर सर। मैं भी क्या देवांश? सर मेरी नारायण बेटा, अभी तक तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा? सर आप मेरे से पूछ रहे देवांश से। नहीं, नारायण से पहले पूछ रहा हूँ। रुक जा, शायद फूक मारने से कुछ नहीं होगा, वेट कर, तू ऑलरेडी पढ़ चुका है ना उस दिन। सर शायद उसका माइक और काम नहीं कर रहा, उसने पहले लिखा भी था चैट में। किसने? जैद का? नारायण का। तो नारायण बेटा फिर हैंड रेस कैसे कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा जब माइक काम नहीं कर रहा? तो सर मैं नारायण, पढ़ूंगा। हाँ रुक जाना देवांश, एक मिनट दे देना मेरे को। चल ठीक है, तू ही पढ़ फिर। Black soil. These soils are black in so पढ़ूं? पढ़ो बेटा, पढ़ो देवांश। Okay. Black soil. These soils are black in color and are also known as regude soils. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed that
Climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra. सर नीचे कर दो Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and Krishna Kaveri valleys. The black soil are made up of extremely fine is that clay material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potassium, and lime. These soils are generally poor in phosphoric contents. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. Oh, कौन एक्सप्लेन करेगा? जैद जैद तेरा माइक काम कर रहा है ना, तो तू एक्सप्लेन करेगा? बता। नारायण। यस सर। चल बेटा बता। यस सर। सर हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ लिया। अब सर हमें ब्लैक सॉइल के बारे में बताया गया है। सर ब्लैक सॉइल जैसे कलर से ही पता चल रहा है, कलर के बेसिस पे सर डिवाइड किया गया है। ब्लैक ब्लैक सॉइल है इसलिए ब्लैक कलर होगा इसका। सर ये कॉटन की जो सॉइल है ये कॉटन के लिए बहुत मतलब आइडियल है। जो चीज कॉटन के लिए चाहिए उगने के लिए वो सब इस सॉइल में पहले से ही है, इसलिए इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन और पैरेंट रॉक मटेरियल ये दो मेन चीजें हैं जिनके कारण ये सॉइल बना है। सर हमने पढ़ा था कि सॉइल बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से दो जो हैं वो इस सॉइल के बनने के मेन कारण हैं। ये एक डेक्कन मतलब ये डेक्कन ट्रैप रीजन जो बेसाल्ट रीजन है, बेसाल्ट सर इग्नियस रॉक को कहते हैं शायद से। सर एक टाइप की इग्नियस रॉक ही होती है। उस रीजन में ये पूरी तरह से मतलब स्प्रेड होता है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, और ये लावा फ्लोज से बना हुआ है। और ये महाराष्ट्र के प्लेट्यू, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और भी कई सारे मतलब सर स्टेट्स हैं, एक दो स्टेट जिसमें थोड़े थोड़े एरियाज में पाया जाता है। सर इन सब के प्लेट्यूज को कवर करता है ये गोदावरी और कृष्णा वैली जो एरिया है वहां तक एक्सटेंडेड भी है ये। और ये जो ब्लैक सॉइल है बहुत मतलब सर बहुत फाइन पार्टिकल से बना है, जिसे हम क्ले मटेरियल भी कहते हैं। और इन सॉइल की जो खासियत होती है ये होती है कि जो इनका मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब सर इसमें बहुत सारा वाटर कंटेन किया जा सकता है एक बार में। और मतलब इसके अलावा भी इनमें दो तीन खासियत और है, जैसे कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत बहुत सारे अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और जैसे कि मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और भी जैसे लाइम, ये सब इसमें बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। ये फॉस्फोरिक कंटेंट में कम होता है, मतलब इसमें फॉस्फोरस जो होता है ये न्यूट्रिएंट थोड़ा कम पाया जाता है बाकी न्यूट्रिएंट से। और जब हॉट वेदर सीजन होता है तो गर्मियों मतलब गर्मी के कारण इस जो रॉक मतलब सॉइल जहाँ पे होता है वहां पे क्रैक्स हमें दिखने लगते हैं। मतलब ज्यादातर मेनली हमने इमेजेस देखे होंगे तो उसमें हमें सॉइल में क्रैक्स दिखाई देते हैं, वो मेनली ब्लैक सॉइल से होते हैं। और इसमें ये मतलब जब वेट होता है सॉइल तो बहुत मतलब पैर में ऐसे चिपक जाता है,
जैसे हमने गांव में देखा होगा, अगर हम पानी के पास ऐसे चल मतलब जो नदी के पास जो सॉइल पाया जाता है सर, उस पे अगर हम चलते हैं तो पैर में एकदम चिपक जाता है, और सूखने के बाद सर वो बहुत हार्ड हो जाता है उसको हटाना। तो ये वही सॉइल है। और प्री मॉनसून पीरियड पे ये जो हाँ, प्री मॉनसून पीरियड जो है उसमें मतलब ये सॉइल इस तरह का हो जाता है, क्योंकि प्री मॉनसून पीरियड में बहुत ज्यादा रेन भी होती है, और उस रेन में ये सॉइल अपने आप ही गीला हो जाता है बारिश के कारण। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? सर बसाल्ट क्या था? बसाल्ट रॉक होती है। बसाल्ट बेसिकली क्या है कि बेटा वो इग्नस जो है ना उसके उससे होता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, उसमें क्या है, जो अपना ये ज्वालामुखी होते हैं ना, यस सर, उनके उनसे जो फूटने से जो उनकी मिट्टी निकलती है या फिर जो लावा निकलता है उससे जो मिट्टी बनती है वो है बेसिकली। और सर पेरेंट रॉक वो होती है मतलब जिस रॉक से टूट के ये सॉइल बना है ना? ओके सर। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा था वो आप ध्यान से सुनो। ये इसमें लिखा नहीं है पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ज़ैद रहने दे, तेरा बहाना नहीं चलेगा। Someone say to sir that my mic is not working. 1 मिनट पहले वर्क करता होता है तेरा, फिर बंद कर देता है कुछ भी, शैतान बच्चा। चलो खैर, अब इसको छोड़ो, सुनो मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लिया तेरा यस सर रियली, रहने दे, ठीक है? अच्छा, सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि आपने अक्सर ये न्यूज़ सुना होगा, न्यूज़ सुने होंगे कि महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या कर ली, गुजरात में किसानों ने आत्महत्या कर ली, मध्य प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या कर ली। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। वहां पर उनके आत्महत्या करने के बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन एलुवियल सॉइल का ना होना और ब्लैक सॉइल का होना भी है। चूंकि वहां पर एलुवियल सॉइल नहीं है तो वहां पर वो लोग वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। दे हैव अ लिमिट टू प्रोड्यूस क्रॉप, ठीक है? यानी वो लोग कॉटन ही कर पाएंगे या फिर उसी तरह की चीजें जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उस तरह की चीजें नहीं होती जो मतलब जिनको बहुत सारा वाटर से निकल फिल्ट्रेशन के लिए नहीं चाहिए, जिनको बहुत सारी एलुवियल चीजें नहीं चाहिए होती हैं, वो सारी क्रॉप मतलब चाहिए होती हैं, वो सारी क्रॉप्स वहां पर डेवलप नहीं कर सकती। वहां पर दाल कर सकती हैं, वहां पर कॉटन कर सकती है, तो वहां पर इस तरह की चीजें करती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ फूड जो हम खाते हैं इंडिया में वो रोटी यानी गेहूं और चावल है, राइट? जो कि और फिर शुगर, ये 3-4 चीजें ऐसी है जो वहां पर डेवलप नहीं हो पाता ठीक से, जो कि इंडिया के नदर्न एरिया में जहाँ एलुवियल सॉइल है वहां पर ज्यादा होता है। नाउ एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब वहां पर बारिश वाला पीरियड आता है तो वो जो सॉइल है वो उसमें मॉइस्ट रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश चली जाती है, अगर वहां बारिश नहीं होती है तो आप ये देख पा रहे हैं ब्लैक सॉइल का जो फोटो है यहाँ पर, ठीक है? एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ फिर से। ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं ना बच्चों? यस सर। वहीं Yes, उसके sir. साथ एलुवियल है, वहां पर क्रैक्स नहीं आप देख पा रहे होंगे, वहां पर मिट्टी जो है वो यस काफी सर। बहुत स्मूथ है मिट्टी, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये वाटर को होल्ड तो कर सकता है बहुत समय तक, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ से वाटर खत्म भी हो जाता है, उसमें क्रैक्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है? तो इसके वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स की वैरायटी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ के लोग जल्दी सुसाइड कर देते हैं क्योंकि उनके पास चीजें हैं नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी नॉर्दर्न इंडिया जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ पर के किसान जो हैं वो आत्महत्या करते हुए आपको बहुत कम दिखेंगे। यानी जो लोग ये जैसे जो पंजाब वाला एरिया है, यूपी वाला एरिया है, बिहार वाला एरिया है, यहाँ पर मिट्टी में पानी की कमी नहीं होती यूजुअली, पहली चीज। दूसरी चीज ये इसका जो एक क्ले, इसको मिट्टी भी बोलते हैं, क्ले के लिए यूज करते हैं, मतलब स्कल्पचर हम बनाते हैं ना, जो मिट्टी की मूर्तियां हम लोग बनाते हैं, वहां पर भी ब्लैक सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल वहां पर भी होता है, ठीक है? और एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि
सब चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक ब्लैक सॉइल को लेकर के एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, we were talking about the last 3 lines of this paragraph. These are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. मतलब ये जो सॉइल है बहुत स्टिकी हो जाती है पानी पड़ने के बाद, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट वाली हो जाती है, और अगर हमने इस पर पहली बारिश यानी शुरुआत में एकदम या प्री मानसून इसको टिल नहीं किया, इसकी खुदाई नहीं की, इसको ठीक से रेडी टू क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया, तो फिर हम इसको इस पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि कभी मानसून हो जाए, यानी अगर किसी बार मानसून प्रीपोन हो जाए और बिन बुलाए जल्दी आ जाए, तो यहाँ के किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। यस सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट उसमें ये पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में। यस सर, यस सर, एक ही पेज बचा है बस। ठीक सर है, आधे घंटे में हो जाएगा, आगे का तो एक ही पेज ही बच रहा है बस। हाँ तो फिर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है बताओ मेरे को एक बार। सर सिविक्स। सिविक्स करेंगे? यस सर। ठीक है, चलो सिविक्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening.